हेलो एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। निशा काम निपटाकर बैठी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मेरठ से बिमला चाची का फ़ोन था। बिटिया, अपने बाबूजी को आकर ले जाओ यहाँ से। बीमार रहने लगे हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हम भी कोई जवान तो हो नहीं रहे हैं, अब उनका करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वैसे भी आखिरी समय अपने बच्चों के साथ बिताना चाहिए। निशा बोली, ठीक है चाची जी, इस रविवार को आते हैं। बाबूजी को हम दिल्ली ले आएंगे। फिर इधर उधर की बातें करके फ़ोन काट दिया। बाबूजी 3 भाई हैं, पुश्तैनी मकान है, तीनों वहीं रहते हैं। निशा और उसका छोटा भाई विवेक दिल्ली में रहते हैं, अपने अपने परिवार के साथ। 3-4 साल पहले विवेक को फ्लैट खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी, तो बाबूजी ने भाइयों से मकान के अपने 1/3 हिस्से का पैसा लेकर विवेक को दे दिया था, कुछ खाने पहनने के लिए अपने लायक रखकर। दिल्ली आना नहीं चाहते थे, इसलिए एक छोटा सा कमरा रख लिया था, जब तक जीवित थे तब तक के लिए। निशा को लगता था कि अम्मा के जाने के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए होंगे बाबूजी, लेकिन वहाँ पुराने परिचितों के बीच उनका मन लगता था। दोनों चाचियाँ भी ध्यान रखती थीं। दिल्ली में दोनों भाई बहन की गृहस्थी भी बड़े मज़े से चल रही थी। रविवार को निशा और विवेक का ही कार्यक्रम बन पाया, मेरठ जाने का। निशा के पति अमित एक व्यस्त डॉक्टर हैं, महीने की लाखों की कमाई है। उनका इस तरह से छुट्टी लेकर निकलना बहुत मुश्किल है। मरीजों की बीमारी न रविवार देखती है न सोमवार। विवेक की पत्नी रेनू की अपनी जिंदगी है, उच्च वर्गीय परिवारों में उठना बैठना है उसका। इस तरह के छोटे मोटे पारिवारिक पचड़ों में पड़ना उसे पसंद नहीं। रास्ते भर निशा को लगा विवेक कुछ अनमना गुमसुम सा बैठा है। वह बोली, इतना परेशान मत हो, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। उम्र हो रही है, थोड़े कमजोर हो गए, ठीक हो जाएंगे। विवेक झींकते हुए बोला, अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं चाचा जी को ऐसी क्या मुसीबत आ गई। 2-4 साल और रख लेते। अब तो मकानों के दाम आसमान छू रहे हैं, तब कितने कम पैसों में अपने नाम करवा लिया था तीसरा हिस्सा। निशा शांत करने की मंशा से बोली, ठीक है ना, उस समय जितने भाव थे बाजार में उस हिसाब से दे दिए थे, और बाबूजी आखिरी समय अपने बच्चों के बीच बिताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। विवेक उत्तेजित हो गया, बोला, दीदी तेरे लिए यह सब कहना बहुत आसान है। 3 कमरों के फ्लैट में कहाँ रखूंगा उन्हें। रेनू से किटकिट रहेगी सो अलग। उसने तो साफ मना कर दिया है, वह बाबूजी का कोई काम नहीं करेगी। वैसे तो दीदी लड़कियां हक मांगने तो बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती हैं, करने के नाम पर क्यों पीछे हट जाती हैं। आजकल लड़कियों की शिक्षा और शादी के समय अच्छा खासा खर्च हो जाता है, तू क्यों नहीं ले जाती बाबूजी को अपने घर। इतनी बड़ी कोठी है, जीजाजी की लाखों की कमाई है। निशा को विवेक का इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगा। पैसे लेते हुए कैसे वादा कर रहा था बाबूजी से, आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो आप निसंकोच फोन कर देना, मैं तुरंत लेकर आ जाऊंगा। बस अभी हाथ थोड़ा तंग है। नाम मात्र पैसे छोड़े थे बाबूजी के पास, और फिर कभी फटका भी नहीं उनकी सुध लेने। तू चिंता मत कर, मैं ले आऊंगी बाबूजी को अपने घर। सही है, उसे क्या परेशानी, इतना बड़ा घर, फिर पति रात दिन मरीजों की सेवा करते हैं। एक पिता तुल्य ससुर को आश्रय तो दे ही सकते हैं। बाबूजी को देखकर उसकी आंखें भर आईं। इतने दुबले और बेबस दिख रहे थे। गले लगते हुए बोली, पहले फोन करवा देते, पहले लेने आ जाती। बाबूजी बोले, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, क्या परेशान करता। वैसे भी दिल्ली में बिल्कुल तुम लोगों पर आश्रित हो जाऊंगा। रात को डॉक्टर साहब बहुत देर से आए, तब तक पिता और बच्चे सो चुके थे। खाना खाने के बाद सुकून से बैठते हुए निशा ने डॉक्टर साहब से कहा, बाबूजी को मैं यहाँ ले आई हूँ। विवेक का घर बहुत छोटा है, उसे उन्हें रखने में थोड़ी परेशानी होती। अमित के एकदम तेवर बदल गए। वह सख्त लहजे में बोला, यहाँ ले आई हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। मैंने बड़ा घर वृद्धाश्रम खोलने के लिए नहीं लिया था, अपने रहने के लिए लिया है। जायदाद के पैसे हड़पते हुए नहीं सोचा था साले साहब ने कि पिता की सेवा भी करनी पड़ेगी। रात दिन मेहनत करके पैसा कमाता हूँ, फालतू लुटाने के लिए नहीं है मेरे पास। पति के इस रूप से अनविज्ञ थी निशा। रात दिन मरीजों की सेवा करते हो, मेरे पिता के लिए क्या आपके घर और दिल में इतना सा भी स्थान नहीं है।
अमित के चेहरे की नसें तनी हुई थी। वह लगभग चीखते हुए बोला, मरीज बीमार पड़ता है, पैसे देता है ठीक होने के लिए। मैं इलाज करता हूँ, पैसे लेता हूँ। यह व्यापारिक समझौता है, इसमें सेवा जैसा कुछ नहीं है। यह मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है। बेहतर होगा तुम एक दो दिन में अपने पिता को विवेक के घर छोड़ आओ। निशा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस पति की वह इतनी इज्जत करती है, वे ऐसा बोल सकते हैं? क्यों उसने अपने भाई और पति पर इतना विश्वास किया? क्यों उसने शुरू से ही एक एक पैसे का हिसाब नहीं रखा? अच्छी खासी नौकरी करती थी। पहले पुत्र के जन्म पर अमित ने यह कहकर छुड़वा दी कि मैं इतना कमाता हूँ, तुम्हें नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आराम से घर रहकर बच्चों की देखभाल करो। आज अगर नौकरी कर रही होती तो अलग से कुछ पैसे होते उसके पास, या 10 साल से घर में सारा दिन काम करने के बदले में पैसे की मांग करती तो इतने तो हो ही जाते कि पिताजी की देखभाल अपने दम पर कर पाती। कहने को तो हर महीने बैंक में उसके नाम से खाते में पैसे जमा होते हैं, लेकिन उन्हें खर्च करने की बिना पूछे उसे इजाजत नहीं थी। उसका मन कर रहा था कि भाई से भी कह दे कि शादी में जो खर्च हुआ था वह निकाल कर जो बचता है उसका आधा आधा कर दे। कम से कम पिता इज्जत से तो जी पाएंगे। पति और भाई दोनों को पंक्ति में खड़ा करके बहुत से सवाल करने का मन कर रहा था। जानती थी जवाब कुछ न कुछ तो अवश्य होंगे, लेकिन इन सवाल जवाब में रिश्तों की परतें दर परतें उखड़ जाएंगी, और जो नग्नता सामने आएगी उसके बाद रिश्ते ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। सामने तस्वीर में से झांकती दो जोड़ी आंखें जी वहां पर ताला डाल रही थी। अगले दिन अमित के अस्पताल जाने के बाद जब नाश्ता लेकर निशा बाबूजी के पास पहुंची तो वे सामान बांधे बैठे थे। उदासी भरे स्वर में बोले, मेरे कारण अपनी गृहस्थी मत खराब कर। पता नहीं कितने दिन है मेरे पास, कितने नहीं। मैंने इस वृद्धाश्रम में बात कर ली है, जितने पैसे मेरे पास हैं उसमें मुझे वो लोग रखने को तैयार हैं। ये ले पता, तू मुझे वहां छोड़ा और निश्चिंत होकर अपनी गृहस्थी संभाल। निशा समझ गई, बाबूजी की देह कमजोर हो गई है, दिमाग नहीं। दामाद काम पर जाने से पहले मिलने भी नहीं आया। साफ बात है ससुर का आना उसे अच्छा नहीं लगा। क्या सफाई देती, चुपचाप टैक्सी बुलाकर उनके दिए पते पर उन्हें छोड़ने चल दी। नजरें नहीं मिला पा रही थी, ना कुछ बोलते बन रहा था। बाबूजी ने ही उसका हाथ दबाते हुए कहा, परेशान मत हो बिटिया, परिस्थितियों पर कब हमारा बस चलता है। मैं यहाँ अपने हम उम्र लोगों के बीच में बहुत खुश रहूंगा। 3 दिन हो गए थे बाबूजी को वृद्ध आश्रम छोड़कर आए हुए। निशा का ना किसी से बोलने का मन कर रहा था, ना कुछ खाने का। फोन करके पूछने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे कैसे हैं। कितनी गिलानी हो रही थी कि किस मुंह से पूछे। वृद्ध आश्रम से ही फोन आ गया कि बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 10 बजे थे, बच्चे पिकनिक पर गए थे। 8-9 बजे तक आएंगे। अमित तो आते ही 10 बजे तक हैं। किसी की भी दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी को सूचना भी क्या देना। विवेक ऑफिस चला गया होगा, बेकार छुट्टी लेनी पड़ेगी। रास्ते भर अविरल अश्रुधारा बहाती रही, कहना मुश्किल था। पिता के जाने के गम में या अपनी बेबसी पर आखिरी समय पर पिता के लिए कुछ नहीं कर पाई। 3 दिन, केवल 3 दिन अमित ने उसके पिता को मान और आश्रय दे दिया होता तो वह हृदय से अमित को परमेश्वर मान लेती। वृद्ध आश्रम के संचालक महोदय के साथ मिलकर उसने औपचारिकताएं पूर्ण की। वह बोल रहे थे, इनकी बहू, बेटा और दामाद भी हैं रिकॉर्ड के हिसाब से। उनको भी सूचना दे देते तो अच्छा रहता। वह कुछ संभल चुकी थी। बोली, नहीं, इनका कोई नहीं है, ना बहू, ना बेटा और ना दामाद। बस एक बेटी है, वह भी नाम के लिए। संचालक महोदय अपने ही धुन में बोल रहे थे, परिवार वालों को सांत्वना और बाबूजी की आत्मा को शांति मिले। निशा सोच रही थी, बाबूजी की आत्मा को शांति मिल ही गई होगी। जाने से पहले मोह भंग हो गया था, समझ गए होंगे, कोई किसी का नहीं होता, फिर क्यों आत्मा शांत होगी। हाँ, परमात्मा उसको इतनी शक्ति दें कि किसी तरह वह बहन और पत्नी का रिश्ता निभा सके। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे मन को छुआ है इस कहानी ने, क्योंकि ये आज के समाज की दशा है, वास्तविक दशा है कि माता पिता की संपत्ति को तो अपना मानते हैं बच्चे, लेकिन जब उनकी सेवा करने की, देखभाल करने की बारी आती है तो पीछे कदम हटा लेते हैं। कुछ ऐसा ही इस कहानी में भी बताया गया। और दामाद का तो बड़ा ही
बहुत ही भद्दा रूप दिखाया गया है इस कहानी में। मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे बच्चे होते हैं आज भी। और शायद ऐसे ही बच्चों की वजह से वृद्धाश्रम चल रहे हैं। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करने का मन किया। मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आपको ये कहानी कैसी लगी बिल्कुल बताकर जाइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।